भागने का नहीं है, लाइफ जीने का है। और जब जिएंगे कैसे? जब गुरु अच्छे अच्छे लोगों मिले, अच्छी अच्छी बातें करें, तभी तो आगे कामयाब होंगे। आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या बोल रही है, वो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उससे आपको एक एरिया पता चल जाएगा कि आप इस एरिया में बेहतर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या आप इस एरिया को चूज करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा सेलेक्ट करना कि आप इस स्ट्रीम में जाएं और आप अपना बेहतर कैरियर बनाएं। भाग लो, आप किस तरफ से सोचते हैं भाग लो को, रन अवे या पार्टिसिपेट? अगर आपने भाग लो को पार्टिसिपेट समझ लिया तो आपकी लाइफ सक्सेस कर देगा, आपको कामयाब कर देगा। अगर आपने भाग लो को भाग लो रन अवे समझ लिया तो आप उन चीज़ों से दूर हटते जाएं। और एक बार अगर दूर हटे तो हमेशा आपको वो इजी मूव दिखेगा कि आपको दूर होना है, लेकिन आपको दूर नहीं होना है, आपको सक्सेस होना है। हमें आर्ट्स स्ट्रीम चूज करनी है या साइंस स्ट्रीम चूज करनी है या कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी साइंस ही पढ़ें। जैसा कि पहले सर ने भी बताया आपको कि हम आर्ट्स के अंदर भी इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आईएएस का सपना, आईएएस एक एमबीबीएस से भी बड़ा वो है। आईएएस में जाएं, चाहे रेलवे के अंदर जाएं, चाहे बैंक में जाएं या और भी कोई भी जॉब करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके। आजकल हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इंडस्ट्री बहुत आने वाली है, एमएनसी कंपनियां आने वाली हैं। छोटे दुकानों में भी जैसे पहले आप जानते थे कि अकाउंटेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हम पहले जिसे मुंशी कहते थे, अब उसका मॉडिफाई नाम अकाउंटेंट हो गया है। तो अकाउंटेंट की ज़रूरत तो ज़्यादा ही ज़्यादा पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सीए बन रहा है वो सीए नहीं बन पाया तो अकाउंटेंट तो बनेगा ही। हिस्ट्री को ही चूज कर लिया एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड आई नो दैट मैं स्टैंड कर सकती हूँ किसी के भी सामने। अगर जो वो हिस्ट्री की बात है तो बच्चे जीतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। डीमोटिवेट, तुम्हारे पैर खींचने के लिए इतने लोग खड़े होंगे, इतने लोग खड़े होंगे। तुम्हारे घर से शुरुआत होगी और बाहर तक जाएगी वो बात, बट तुम्हें स्टैंड करना पड़ेगा। अगर जो तुम्हारे सभी दोस्त ऐसे ही होते तो सभी यूपीएससी ना क्लियर कर लेते। शायद तुमने सपना देखा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड ही इज़ नाउ MBA स्टूडेंट, बेसिकली ही टोल्ड मी दैट मैम आपने ये चूज ही ऑप्शन गलत कर लिया बिकॉज ही यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम मी। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक विशेष बहुत ही खास प्रोग्राम जो हमारे आने वाले भारत के भविष्य के लिए है। इसलिए भी ये बहुत खास है क्योंकि आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए ये प्रोग्राम हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में मैं ध्रुव पब्लिक स्कूल जय विहार में हूँ। अब मैं मिसेस सरिता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द बच्चों तक रखें, अपनी गाइडेंस दें। एज अ बायोलॉजी टीचर, जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 12th 11th स्टैंडर्ड में आफ्टर 10th, तो हमारे दिमाग में सबसे टॉप पे तो MBBS ही आता है, उसके बाद और सारी चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट्स आज के टाइम में जब हम एक साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो हम अपने आप को अब पहले ही स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, क्योंकि साइंस में स्ट्रॉन्ग की तो बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हम, जैसे आप MBBS के बारे में सोचते हो, MBBS एक ऐसी जर्नी होती है, अगर आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत अपने आप को मजबूत बनाते हैं और बहुत सारी फील्ड्स के लिए आप ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। तो जब हम MBBS की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं डॉक्टर अकेले कुछ नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास और बहुत सारे लोग काम करते हैं। नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे डॉक्टर्स कंप्लीट करते हैं किसी भी टास्क को, किसी भी ड्यूटी को। तो जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हम मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 स्ट्रीम्स लेते हैं। तो मेडिकल्स में तो डॉक्टर से रिलेटेड, अगर आपने MBBS की तैयारी की तो उसके बाद अगर आप MBBS की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं अपने आप में कि आप अपने आप को सोसाइटी में बहुत ही ऑनेस्टली और रेस्पेक्टफुली स्टैंड कर पाते हैं। और
को अगर MBBS, पहले तो सभी बच्चों को हम कहते हैं आप MBBS के लायक हैं तभी तो आपने बायोलॉजी लिया है, तो आप करिए फाइट। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो उसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको कोई ना कोई इतना अच्छा स्ट्रीम मिल जाता है। आप BDS कीजिए, BHMS कीजिए, उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं आप, और लैब टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। इतनी सारी फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर में इतनी फील्ड्स हैं हमारी लाइफ साइंसेज की, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। वेटरनरी साइंसेज हैं, इतनी सारी फील्ड हम उसकी ऑक्यूपाइड करते हैं बायोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी नहीं लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, तो उसमें भी वास्ट एरिया है। हम आज बायोलॉजी को भी और नॉन बायोलॉजी को भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से जोड़ दें, तो हम कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको हम ऑक्यूपाइड नहीं करते? सारी फील्ड्स को हम ऑक्यूपाइड करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्टफुली स्टैंड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस समय आपका फोकस सिर्फ अपनी स्टडी पे होना चाहिए और अपने आप को आप बेटर हैं, आप इसीलिए स्टूडेंट्स हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आप पढ़िए और हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। और मेरी अपने पूरे स्कूल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए। जैसा कि आपने देखा, सभी बच्चों ने सरिता जी को बहुत अपना गर्मजोशी से वेलकम दिया ताली बजाकर। अब मैं रेखा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने 2 शब्द, अपने आशीर्वाद बच्चों को दें। As sir has already introduced me, because I am from both the backgrounds, commerce and arts. I am taking arts now. So arts के लिए बच्चों के पास बहुत ज़्यादा problems रहती हैं कि हमें career क्या choose करना है. I think most of the careers are from arts. From services to allied services to any service, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे इजीली कर सकते हैं, बिकॉज तुम स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो. हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, पॉल साइंस चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट जब तुम पढ़ोगे, जब तुम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तुम्हें पता चलेगा हिस्ट्री सबसे बेसिक होती है और वही बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और स्ट्रीम के कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों को उसकी नॉलेज नहीं होती. तो कॉम्पिटिशन में जब भी जाओ तो अपने आप को अव्वल समझो, तुम ही हो जो कर सकते हो कंपटीशन को इजीली क्लियर, क्योंकि तुम कुछ लेके जाओगे. वो किससे आएंगे? उनके पास इतने सारे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा हिस्ट्री कवर करता है सब्जेक्ट SST, जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है वही होता है मोस्टली. हमारे SSC में हो गया, SSC का जितना भी पैटर्न होता है, CGL हो गया, CP हो गया, उसी में होगा. सिविल्स में भी तुम जाओगे तो तुम देखोगे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है. साइंस का होता है पोर्शन, कॉमर्स का भी पोर्शन होता है, इकोनॉमिक्स का भी होता है. तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिए और ये मत समझिए कि आप सबसे लास्ट है, क्योंकि मैंने खुद आर्ट्स नहीं चूज़ की थी ये सोच के, बट अब चेंज हो चुका है सिनेरियो. न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, या फिर प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 ने, उसने इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे प्राइवेटाइजेशन के लिए. तो सबके लिए करियर ऑप्शंस है. यू कैन गो फॉर आर्कियोलॉजी, इट इज़ द बेटर साइंस नाउ, कि आर्कियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं अगर जो आपको इंटरेस्ट हो. आप साइकोलॉजी स्पेशली डोंट गो इन क्लिनिकल, यू कैन गो इन सोशल साइकोलॉजिकल फील्ड्स. सर जैसे साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजी इज़ द मेन थिंग, क्योंकि हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो रही है. हमें पता है साइकोलॉजिस्ट हर चीज़ को टर्न कर सकते हैं. दे कैन टर्न अ चाइल्ड, they can turn anything. So please go for psychology. If you want and if you have interest, you can go in teaching also, because I came in teaching due to this only, because I have interest in this. So अपने करियर ऑप्शंस को अपने हिसाब से चूज़ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम इंटरेस्ट लोगे तो तुम अच्छा करोगे. अगर ज़बरदस्ती कोई तुम्हें झोंक रहा है, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, तो तुम ज़ीरो कर दोगे अपने आप को, और वो एक गधे वाली लाइफ हो जाएगी जो तुम्हें ढोनी है पूरी लाइफ. तो प्लीज़ अपने आप को फोकस रखो, अपने लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो, हर जॉब में इंटरेस्ट क्रिएट करो, और इंटरेस्ट तभी होगा जब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट होगा. So I want to end up with this, and all the best for your exams.
एक बार फिर बच्चों आपके पास मौका है, अपना प्रश्न पूछना चाहें तो फिर पूछ सकते हैं। This side Aditi Gupta and I am from 12th Science. So my question is कि हम 10th के बाद जो भी स्ट्रीम लेते हैं वो हमारे करियर से रिलेटेड होते हैं, राइट। हमारा अगर इंटरेस्ट है किसी स्ट्रीम में, हमारा जो करियर होता है, हम आगे जो भी प्लानिंग करते हैं वो अपने इंटरेस्ट और अपने करियर को लेके करते हैं। बट मैंने अपने लाइफ में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे, ऐसे लोग देखे हैं, उनसे जो वो कर रहे हैं उनसे मैं पूछूं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, दे हैव नो आंसर, दे आर ब्लैंक। ये क्यों होता है? क्योंकि दे आर उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, उनके इंटरेस्ट कहाँ है, उनको ये सब नहीं पता होता है। तो इवन क्या होता है कि अगर हमें अपने बारे में नहीं पता है 10th के बाद, अगर हम जनरली क्या होते हैं जो टीनेजर्स होते हैं उनको आगे चल के अपने करियर को लेके जो है स्ट्रीम लेनी होती है, तो अपने आसपास के लोगों को देख के या उन्हें कोई सजेशंस दे दे तो उसको लेके वो ले लेते हैं एंड आगे चल के वो काफ़ी बार क्या होता है वो रिग्रेट करते हैं। सो एक रॉन्ग स्ट्रीम या रॉन्ग सब्जेक्ट लेना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट अ स्टूडेंट कैन हैव। एंड मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसको कैसे टैकल करें। एंड इवन इफ आई फाउंड नेक्स्ट टाइम कि कोई पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो हाउ कैन आई हेल्प देम? सो दिस इज़ माई क्वेश्चन। थैंक यू। अदिति, वैसे तो आपने उसका आंसर खुद दे ही दिया है। जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे उसका आंसर ऑलरेडी आप दे चुके हो कि वो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनका कैरियर गोल नहीं होता। तो मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब आप 10th पास आउट करने के बाद में अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आप लोगों का, वो स्कूल में इजीली हो जाता है, उस पर कोई एक्सपेंसेस भी ऐसे नहीं होते। तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा एक टेस्ट आप लोग ऑर्गेनाइज करा दें। कभी आप रिक्वेस्ट करेंगे या आपकी तरफ से कोई ऐसी हमारे पास कंफर्मेशन आएगी तो हम ज़रूर उस तरीके की कोशिश करवा सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो चूज कर रहा है उसको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किस बेस पे ले रहा है। अपने साथियों के बेस पे ले रहा है कि मैं 9-10 स्टैंडर्ड तक इन सब के साथ रहा और अब मैं इनसे अलग नहीं रह सकता। रास्ते अलग होंगे ही होंगे, मन अलग नहीं होने चाहिए। आप अलग मुकाम पाएंगे, कोई दूसरा अच्छा मुकाम पाएगा। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप अच्छे फ्रेंड्स बन के अच्छी एडवाइस दें, उनको क्लियर करें कि तेरा एप्टीट्यूड ये है। देखो, हम क्लास में जब पढ़ते थे तो तेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे पढ़ने में लिखने में बहुत मदद मिलती थी, मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी। तो अपने अपने एरियाज़ को आपस में डिस्कस करें हेल्दी वे में। आप फिर भी एक ही स्कूल में रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन बाहर की जर्नी आपकी क्या होगी? क्या आप जो बॉन्ड आज बनाना चाहते हो कि हम साथ साथ रहेंगे, ये फेविकोल का जोड़ कभी तो छूटेगा। जब आप 12th पास आउट करके निकलेंगे उसके बाद आप अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे और कुछ साल आप गायब हो जाएंगे बिल्कुल। कोई अपना कैरियर बनाने में लगा हुआ है, कोई एग्रीकल्चर में चला गया है, किसी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। सबके फील्ड्स अलग अलग होंगे, लेकिन जब आप मिलेंगे तो आप किन लोगों से मिलेंगे? सपोज करिए कि आप एक IAS ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, तो आपका कैडर क्या होगा? क्या आप उसी 10th-12th वाले स्टैंडर्ड के ग्रुप से मिलना चाहेंगे? आपने बहुत आसानी से नो बोल दिया, तो आपके पास आंसर है कि जब आप सिलेक्शन करते हो सब्जेक्ट का तो आप अपने बारे में सोचें, अपने वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचें और बाद का निर्णय आप भविष्य पे छोड़ दें। तो जो उचित है, आपका टेस्ट जो बता रहा है, आपके गाइड बता रहे हैं, आपके टीचर्स बता रहे हैं कि आपका एप्टीट्यूड यहाँ है, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पे ही पता चलेगा। तो वो और आपका पीयर ग्रुप, आप लोग आपस में अगर ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ में तो आप बहुत अच्छा निर्णय बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मत लेके चलो कि जो तुम ना लेके चलो। आपने कहा मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 kg वेट लेके कम से कम 50 मीटर्स तक जा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको कम से कम 50 kg रख के चलना पड़ेगा। आपने कहा मेरी विश के लिए कि चलो ठीक है, रख दो मेरे सर पे 50। जब आपकी कैपेसिटी 10 kg की है तो आप 11 रख लोगे, 12 रख लोगे? क्या 50 किलो रख पाओगे?
सो अननेसेसरी जो हमारी सराउंडिंग है वो हमारे पर 50 किलो का वजन रख रहे हैं। सो चॉइस इज योर्स, आप क्या करना चाहते हैं? आप उस वजन के नीचे दबना चाहते हैं या आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं? राइट? ऐसे ही आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और मैं अब एक बार फिर डॉक्टर श्री कृष्ण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो लास्ट में आपको एक छोटी सी गाइडेंस जो भी उनके दिमाग में है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे गाइड हैं, कैरियर काउंसलर हैं, वो आपको एक बहुत ही शॉर्ट में आपको कुछ गाइड करें। सर वैसे तो आज की चर्चा में हमारे लगभग सभी पहलुओं को हमारे सारे पैनलिस्ट ने छुआ। सर ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी, बच्चों को मोटिवेट किया। मैडम सरिता मैडम ने भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, कैरियर ऑप्शंस भी आप लोगों को बताए। सर ने एक बात बोली कि हम लोग वैल्यूज़ पे काम करते हैं। हरिओम सर का एक निकल के आया था कि हम लोग वैल्यूज़ पे काम करते हैं। सो वैल्यूज़ क्या है? आपके घर से वो चीज़ें शुरू होती हैं। क्या ये वैल्यूज़ स्कूल में आने के बाद इनकलकेट होती हैं? क्या ये वैल्यूज़ आपके जन्म के बाद शुरू नहीं हो जाती? जब आप एक अवस्था में आते हैं, जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं। आपका लर्निंग स्टार्ट हो जाता है कि आपको किस तरीके का बिहेवियर करना है, कैसे आपको खाना है, कैसे बैठना है। वो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जब भी हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हमारे एथिक्स और हमारी वैल्यूज़, उनको हमें बहुत ध्यान से देख के चलना चाहिए। मेरे एथिक्स हैं, मैं चीटिंग नहीं करूँगी। मेरे एथिक्स हैं, मैं किसी को बुली नहीं करूँगी, मैं बुली नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं निकालूंगा, टीज नहीं करूँगा, मेरे कारण कोई दूसरा बच्चा हार्म ना हो, मेरे स्कूल की प्रॉपर्टी हार्म ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके एथिक्स में आती हैं। आपके एथिक्स में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी वैल्यूज़ को इनकलकेट करें। स्कूल में जो समझाया जाता है, आपके परिवार में जो समझाया जाता है, उन बातों को ध्यान से सुने और समझें। सर ने साथ साथ एक बात और बोली कि टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम टेबल 8 पीरियड्स का आपका एक टाइम टेबल बनता है। स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं। हर पीरियड के बाद आपका माइंड का सिनेरियो चेंज हो जाता है। बेल लगी और उसके बाद में आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आ गया। क्या आप उसी माइंड सेट में बैठे होते हैं कि बायोलॉजी का पीरियड ओवर हुआ, नेक्स्ट पीरियड में भी आप बायोलॉजी के ही फ्रेम में रहेंगे? आपको क्विकली स्विच करना होता है। तो कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपके पास है। मेंटली आप कितने साउंड हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप क्विकली चीज़ों को ग्रैब करने के लिए अलग सिचुएशन में चले जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आप अपने घर से सीखते हैं। आपकी मदर से अच्छा टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। वो इतने मल्टीपल टास्क करते हैं। हमारे सामने हमारे फीमेल टीचर्स बैठी हुई हैं। ये अपना हाउस का वर्क करने के बाद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर करने के बाद आपके पास आती हैं ताकि आपको भी कुछ चीज़ें ये सिखा सकें, वो ज्ञान दे सकें। तो वो कितने बखूबी तरीके से टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं। सर ने गेम्स के बारे में भी कहा कि आप अपना कैरियर गेम्स में बनाना चाहते हैं। तो नो डाउट हमारा जो कैरियर है, स्कूल को जो बेनिफिट, जैसे कितने मेडल आप लोगों को मिले हैं, वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि स्कूल बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक्टिविटी को कराने में सक्षम है और वो लगातार कराता ही रहेगा। सुधीर जी ने अपने वक्तव्य में एक बात रखी कि एमएनसीज के आपके ऑप्शन खुले हुए हैं। एमएनसीज के ऑप्शन कैसे खुलेंगे? अगर आप स्किल एजुकेशन की बात करते हैं और आप 12th के बाद, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफर होता है। उनकी डिमांड होती है कि वो जल्दी से बड़े हों। पेरेंट्स वेट करते हैं कि अर्निंग शुरू कर दें। तो वो कई जगह ऐसा होता है। तो उसमें आप छोटे छोटे आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनको आप वोकेशनल कोर्सेज के रूप में कर सकते हैं। उन डिप्लोमा कोर्सेज में अगर आप वो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं एजुकेशन के साथ,
वो एजुकेशन आपकी डिस्टेंस भी हो सकती है और साथ साथ आप अपना वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। जब आप कोर्स करते हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट होता है, उसके बेस पे एमएनसीज आपको इमीडिएटली लेती है। जिन बच्चों के पास इस तरीके की क्वालिटी होती है, इस टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन बच्चों को एमएनसीज तुरंत लेगी, क्योंकि कोई भी संस्था ये चाहेगी कि मेरे पास जो आए वो ट्रेंड हो, मुझे उसे ट्रेन ना करना पड़े, वो आए और इमीडिएटली वर्क स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कैरियर को बनाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। इस मिथ्य को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू सेम है, बशर्ते आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको अवेयर होना होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड है, उसका क्या रैंक है, वो नैक के किस स्टैंडर्ड पे आती है, A++ पे की यूनिवर्सिटी है, A+ है, आपकी B++ में आती है, B है, B+ है। सो वो आपको नैक की रैंकिंग भी देखनी है, यूजीसी का अप्रूवल भी देखना है, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी लेवल पे कोई धोखा ना मिले। तो रेगुलर एजुकेशन में कितने बच्चे हैं जिनका कॉलेज मिल जाता है, वो कॉलेज रेगुलर कॉलेज कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते तो क्या उनका 12th के बाद एजुकेशन समाप्त होगी, ख़त्म हो गई, या वो रोक दें एजुकेशन को? नहीं, आप अपनी एजुकेशन को दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्लीट करें और साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अर्निंग पोजीशन में पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब प्रिंसिपल मैडम कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कुछ बोलें। बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आज बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक डिसिप्लिन और एक टाइम मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, जो आप चाहेंगे उस चीज़ को पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से गाइड किया, हर एक चीज़ को क्लियर किया, हर एक टीचर ने आपको अच्छे से बताया। तो आई थिंक कल से मैं आप सब बच्चों में एक नया चेंज देखना चाहूँगी। जैसे सर ने बताया, किसी को हर्ट नहीं करना, टोंट नहीं करना, जैसे आप लोग ये सब करते हैं क्लास में, अब बड़े हो गए हैं तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, राइट। चलिए, मैं बहुत बड़े दिल के साथ आपकी टीम का और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने आपको बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ अच्छा लगा या समझे हों तो वो कल से आप में एक अलग चेंज देखना चाहती हैं। तो चेंज के लिए तैयार हैं? दूसरी बात और है कि अब प्रोग्राम क्योंकि विश्राम होना है, तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को और सभी स्टाफ को, वो चाहे जो भी कार्य करता हो, विशेषकर यहाँ के जो अध्यापक लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी है कि वो संस्कार, शिक्षा और डिसिप्लिन को साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि अब विश्राम का समय हो रहा है, तो मैं सुभारती चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, यहाँ के मैनेजमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तथा बच्चों, एक बात और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो, वो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, आप वो जिज्ञासा जो फ़ोन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर, जो ईमेल आईडी जो चल रहे हैं उस पर आप पूछ सकते हैं। वो आपको हमारे विशेषज्ञ उसका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। अब
मैं एक बार फिर सभी को धन्यवाद कहता हूं तथा मैं लास्ट में मैं आपसे 3 बार भारत माता की जय कहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने उदीयमान भारतीय हैं या अगले आने वाले समय का फ्यूचर हैं वो भारत माता को जरूर नमन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।